morning to all of you. Myself Jyoti Malviya, lecturer chemistry in GDIC कटरा. स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर 2. वीडियो नंबर 1 में हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इसकी केमिस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. उसी लेक्चर को हम आज कंटिन्यू करते हुए आगे का वीडियो अपलोड करेंगे. हमने एक रिएक्शन लिया था जिसमें A इज़ कन्वर्टेड इनटू B. यहाँ A जो था आपका रिएक्टेंट था और B आपका प्रोडक्ट था. तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो हमने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज होती है, उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. तो अगर इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ B इज अपॉन डेल्टा T. तो ये हो गया किसी भी रिएक्शन के लिए. अगर हमें रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखना है तो हम डेल्टा A अपॉन डेल्टा T लिखेंगे विद अ नेगेटिव साइन. यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है वैसे वैसे A की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है. इसी तरह इस रिएक्शन के लिए हम ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, मतलब प्रोडक्ट की जो अपीयरेंस है वो क्या है. तो आपको पता है ड्यूरिंग रिएक्शन जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी रिएक्टेंट की मात्रा कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी. तो अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करेंगे तो हमेशा रेट किसका लिखेंगे, प्रोडक्ट का लिखेंगे, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T. इसी तरह अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे डिसअपीयर कौन होगा, आपका रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा. तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T. इस तरह से ये हो गया आपका किसी भी रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं. अगर हमें यूनिट देखना है रेट ऑफ रिएक्शन की कि यूनिट कैसे क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो आपने देखा कि यूनिट जो होती है ये होता है चेंज इन अ कंसंट्रेशन. मतलब कंसंट्रेशन आपका किसी का भी हो, चाहे रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट, किसके साथ चेंज होता है, टाइम के साथ. ठीक है. तो कंसंट्रेशन की यूनिट जनरली हम किस में लिखते हैं, मोल प्रति लीटर में, और टाइम अगर हम सेकंड में ले लें. ठीक है. तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन के लिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई आपकी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ठीक है. ये हो गया किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन. अब हम बात करते हैं कि इस रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर हमें कितने टाइप की रिएक्शन देख सकते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे, फास्ट रिएक्शन. फास्ट रिएक्शन क्या होती है, अगर हम फास्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो उसका मतलब ये है कि वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में पूरी हो जाती हैं, जिनको हम नोटिस भी नहीं कर पाते, और वो रिएक्शन क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है. ठीक है. फास्ट रिएक्शंस में हमारी जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो आती हैं. जैसे कि अगर हम ले लें NaCl react with the AgNO3 to form NaNO3 प्लस AgCl. ठीक है. ये आयनिक रिएक्शन है क्योंकि देखिए अगर हम NaCl को देखें तो यहाँ पे दोनों, चाहे Na की बात करें चाहे Cl की, आयनिक फॉर्म में है Na प्लस Cl नेगेटिव, इसी तरह Ag प्लस NO3 नेगेटिव. तो इस तरह के रिएक्शंस में आयंस प्रेजेंट होते हैं जो ईजिली बाइंड होते हैं. तो यहाँ पे ये आयनों का इंटरेक्शन बहुत ईजी होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट तुरंत ही प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं. तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं, फास्ट रिएक्शंस बोलते हैं. अगर हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो हमारी सेकेंड टाइप ऑफ की रिएक्शन क्या है, स्लो रिएक्शंस. कौन सी रिएक्शंस हैं, स्लो रिएक्शंस. स्लो रिएक्शंस का मतलब वो है कि जो भी रिएक्शन बहुत ही अधिक समय में पूरी होती है या किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, तो उस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं स्लो रिएक्शन. ठीक है. तो स्लो रिएक्शन जो होता है इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे रिएक्शन की रेट जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है बहुत ही क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है. ठीक है.
थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो थर्ड टाइप ऑफ की रिएक्शन में आपका आ गया मॉडरेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आ जाएगी? मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब ये है कि वे अभिक्रियाएं जो ना तो बहुत तेज़ी से हों और ना ही बहुत धीमी गति से हों, जिनका एक रेट क्या हो, मीडियम हो, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं वो हम मॉडरेट रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है कि जो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन रिएक्ट विद द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का बॉन्डिंग कैसे होता है, इस तरह से होता है। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग क्या होती है, इस तरह से होती है। तो यहाँ पे जितने भी बॉन्ड होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं जो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो ये मॉडरेट रिएक्शन हो गई। जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है वो बेसिकली आपका मॉडरेट रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शंस। आगे है हम रेट ऑफ रिएक्शन को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आपका होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। क्या होता है? एक एवरेज रेट जिसको बोलते हैं औसत दर, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस है? एवरेज रेट में क्या होता है कि हमारा कोई भी रिएक्शन एक डेफिनेट टाइम में कंप्लीट होता है, एक समय में कंप्लीट होता है। हो सकता है 1 घंटे हो, आपका महीने हो, या साल भी हो सकता है। तो इस टाइप के रिएक्शन में हम एवरेज रेट निकालते हैं। लेकिन अगर कोई रिएक्शन किसी क्षण में कंप्लीट हो जाए, मान लीजिए 1 से 5 सेकेंड के अंदर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो वहाँ पे हम उस रिएक्शन का क्या निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे ये हमने एक रिएक्शन ले ली A+B गिव्स टू C, तो अगर इस रिएक्शन का हमें एवरेज रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए बहुत ईजी है। यहाँ पे आपके रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? A और B आपका रिएक्टेंट है और C क्या है? प्रोडक्ट है। तो एवरेज रेट हो गया चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म लिखेंगे तो कैसे होगा? चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट C विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको लिखने के बाद आपको पता है कि ड्यूरिंग अ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ अ A एंड B क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। तो इसको हम हमेशा किसके साथ लिखेंगे? माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, और जो आपका प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस में होगी? प्लस में होगी। यहाँ पे औसत दर जो होती है एवरेज रेट, इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं? डेल्टा टाइम को कंसीडर करते हैं। अगर इस तरह की रिएक्शन हो तो इसके लिए एवरेज रेट कैसे लिखेंगे? देखिए चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू T, चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T, वही टाइम के रिस्पेक्ट में, चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T। ये हो गया। अब आप कहोगे कि यहाँ पे हमने रिएक्शन जो A+B हमारा C दे रहा था उसी की तरह रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि ये रिएक्शन हमारी थोड़ी डिफरेंट है। इसमें A के साथ आपका क्या लगा? न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हुई है। तो जब इस तरह का कोई रिएक्शन दिया जाए जिसमें आपके रिएक्टेंट के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ी हो, ठीक है, तो ये कैसे करते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन? जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसको क्या कर लेते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2, और इसके साथ क्या है? रिएक्टेंट है, माइनस लग गया। यहाँ पे क्या है? कोई नंबर नहीं, 1 है, तो इसको ऐसे लिख दिया, लेकिन इसके साथ क्या लग गया? माइनस। इसके C कितने मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है? 3 मॉलिक्यूल, तो इसका स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। ये हो गया 1/3, और साइन कौन सा होगा? प्लस का। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए एवरेज रेट आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इस रिएक्शन का एवरेज रेट लिखना है तो फिर से देखिए डेल्टा NH3 की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम के, और यहाँ पे स्टैचियोमेट्रिक फैक्टर क्या है? आपका 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 विद अ नेगेटिव साइन। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा? चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T विद अ पॉजिटिव साइन। इसका क्या हो जाएगा? डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, कोफिशिएंट क्या है आपका? 3 है, तो ये हो जाएगा 1/3 विद अ पॉजिटिव साइन। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन का हम एवरेज रेट लिख सकते हैं। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात आई तो बताया कि अगर कोई अभिक्रिया बहुत ही कम समय में
मान लीजिए 1 से 5 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो गई है, तो वहाँ पे हम कौन सा रिएक्शन का रेट निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस। मान लीजिए ऊपर की रिएक्शन को हम ले लें, A + B गिव्स टू C, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे? वहाँ पे देखिए हम चेंज इन अ कंसनट्रेशन किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे? डेल्टा टी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसनट्रेशन जो डेल्टा टी है ये 10 to 0, मतलब टाइम जो होगा बहुत कम होगा। तो यहाँ पे हम डेल्टा टी को किस में लिखेंगे? डी टी में। बहुत कम समय के लिए क्या कर देते हैं? डी टी। तो ए की कंसनट्रेशन D/A dt, D/B dt, D/C dt। तो ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सेम नेगेटिव साइन विद द रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव साइन विद द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम इस तरह के एक और रिएक्शन ले लें, 4A + 2B गिव्स 3C। तो इसके लिए क्या होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपका? देखिए dA/dt, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का है 4 है, तो ये हो जाएगा 1/4 विद अ नेगेटिव साइन। B के लिए dB/dt, कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 विद अ नेगेटिव साइन। और अगर प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका dC/dt, dC/dt y 1/3 विद अ पॉजिटिव साइन। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के लिए एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे हमारी कितने प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, और अगर कोई 2 तरह की रिएक्शन हो जो एक फाइनाइट टाइम से है, बहुत ज़्यादा समय में पूरी हो रही हो और एक ही क्षण में कंप्लीट हो जा रही है, तो उसके लिए हम एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है।